अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बिलाल हसन भट्टी और आप देख रहे हैं भट्टी एंड बुक्स। दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की इत्तला आपको बर वक्त मिलती रहे। दोस्तों, 7 अप्रैल 2022 को इंटरनेशनल बुकर प्राइज फॉर लिटरेचर की शॉर्ट लिस्टेड की गई किताबों का ऐलान किया गया और इनमें 6 किताबें थी जिनको शॉर्ट लिस्ट किया गया। इंटरनेशनल बुकर प्राइज फॉर लिटरेचर जो है वो नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर के बाद दूसरा बड़ा अदबी इनाम समझा जाता है और 2022 के लिए जिन 6 किताबों को शॉर्ट लिस्ट किया गया उनमें पहली किताब थी कोरियन राइटर की कस बनी बाई बारा जंग। दूसरी किताब नॉर्वेजियन राइटर की थी जिसका नाम था अ न्यू नेम बाय जॉन फॉस। तीसरी किताब जो थी वो जापानी राइटर की थी, उसका नाम था हेवन, जो लिखी थी मिको कावाकामी ने। और चौथी किताब स्पेनिश जबान में लिखी गई थी एलिना नोज बाय क्लोडिया पिनीरो। पांचवी किताब हिंदी जबान में लिखी गई थी जो रेत समाधि का तर्जमा था टॉम्ब ऑफ सैंड, जिसे लिखा था गीतांजलि श्री ने। और छठी किताब पोलिश जबान में लिखी गई थी जिसे मेरी फेवरेट और मशहूर राइटर ओल्गा टोकार्ज ने लिखा था और ये उनकी किताब द बुक ऑफ जैकब थी। ये इनाम जो है इंटरनेशनल बुकर प्राइज फॉर लिटरेचर, ये उन किताबों को दिया जाता है जो दीगर जबानों में लिखी गई हूं लेकिन उनके तराजम जो है वो इंग्लिश में किए गए हूं। तो 26 मई 2022 को जीतने वाले कंटेस्टेंट का ऐलान किया गया और इस इनाम की हकदार पाई हिंदी मुसन्फा गीतांजलि श्री, जिनकी किताब टॉम्ब ऑफ सैंड को सबसे बेहतरीन किताब करार दिया गया और उसे इनाम से नवाजा गया। गीतांजलि श्री की इस किताब को इनाम क्यों दिया गया या वो कौन सी बातें थी जिसकी वजह से ये किताब इस इनाम की हकदार ठहरी। उनमें जो जजेस थे उन्होंने मुख्तलिफ चीजें बयान की। एक जज ने तो यह कहा कि मुझे जो है इससे पार्टीशन के बारे में जानने में मालूमात हुई। एक जज जो था उसने ये कहा कि मुझे इसमें पाए जाने वाली जो फीलिंग्स थी या प्लॉट का जो ट्विस्ट था या इसकी ओवरऑल नसर जो थी उसने बहुत ज्यादा जो है वो मुतासर किया बाकी किताबों की निस्बत, तो इसलिए जो है मैंने इस किताब के हक में फैसला दिया। तो आज हम जिस किताब के मुतल्लक बात करने जा रहे हैं वो गीतांजलि श्री की ये इनाम याफ्ता किताब है जिसका नाम है टॉम्ब ऑफ सैंड और उर्दू में इसका तर्जमा जो है वो अनवर हसन राय साहब ने किया है रेत समाधि के नाम से और इसको शाया किया है अक्स पब्लिकेशन ने। अनवर हसन राय जो हैं वो मुतरज्जम और मुसन्नफ भी हैं, उन्होंने खुद भी नावल लिखे और उन्होंने जो तर्जमा की थी वो शायरी की किताबें भी तर्जमा की। एक तो महमूद दरवेश की थी, एक और किताब है जो वो अब तक तर्जमा कर चुके हैं और ये उनकी तीसरी तर्जमा करदा किताब है जो रेत समाधि के नाम से शाया हुई है। आइए जानते हैं कि इस किताब की मुसन्फा गीतांजलि श्री हैं कौन। गीतांजलि श्री इंडिया से तल्लुक रखती हैं और उन्होंने अपनी जो एजुकेशन है वो तारीख में पहले मास्टर किया जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से और उसके बाद उन्होंने डॉक्टरेट का मुकाला जो किया था वो प्रेमचंद साहब पे किया था 1980 में और उसी वक्त ही उन्होंने अपने अदबी कैरियर का भी आगाज किया था और पहली कहानी लिखी थी। उनके पहले नावल ने ही उन्हें बहुत ज्यादा शोहरत दी, उसका नाम था मई, जिसका उर्दू में भी तर्जमा हो चुका है और आसफ फरखी साहब के अदारे शहरजाद से वो मई के नाम से ही शाया हुई थी और उसका तर्जमा किया था बशीर अनवान साहब ने। मई के बाद 1998 में गीतांजलि श्री ने किताब लिखी थी मेरा शहर उस बरस, जो उस वक्त उनके शहर में बाबरी मस्जिद की वजह से होने वाले फसादात को मौजू बनाता है। और उनका जो एक और मशहूर नावल है वो है खाली जगह एम्प्टी स्पेसिस, जो उन्होंने 2006 में लिखा था और इस किताब का जो मौजू है वो तशद्दुद, शनाख्त और इस तरह के दीगर वो मसाइल। और उनका हाल ही में लिखा जाने वाला नावल रेत समाधि जो उन्होंने 2018 में लिखा था वो ना सिर्फ इंटरनेशनल बुकर प्राइज फॉर लिटरेचर ले उड़ा बल्कि इंडिया का भी
दीगर जबानों में लिखे जाने वाली किताबें जिनका इंग्लिश में तर्जमा हुआ, उसके लिए भी वो शॉर्ट लिस्टेड हुई। उस इनाम का नाम है JCB अवार्ड फॉर लिटरेचर। तो इनकी ये किताब रेत समादी उस अवार्ड के लिए भी शॉर्ट लिस्टेड हुई थी, लेकिन वो अवार्ड जो मिला था वो उर्दू के मशहूर नावलिगार खालिद जवेद साहब को मिला था, उनकी किताब नेमत खाना पे, और जो यकीनन एक शानदार किताब है। रेत समादी लिखी तो 2018 में गई, लेकिन इंग्लिश में उसका तर्जमा 2021 में हुआ है और उर्दू में उसका तर्जमा इनाम मिलने के बाद ही किया गया है, और वो 2022 में हुआ है। तो आइए इस किताब की कहानी पर बात करते हैं। तो इस नावल की जो कहानी है वो एक मां के गिर्द घूमती है जो 80 साल है और जिसके शोहर की वफात हो गई है, और वो अकलापे में है, और अकलापे में वो दीवार की तरफ चेहरा करके लेटी रहती है। ये सिर्फ एक मां की कहानी नहीं, बल्कि एक दास्तान है जो बहुत से लोगों की कहानियों का मजमूआ है। और इसमें जो किरदार है वो ना सिर्फ जिंदा इंसान किरदार है, बल्कि बेजान दरवाजे और दीगर चीजों के साथ साथ जानवर, कव्वे भी इस कहानी का किरदार। इस कहानी को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहले हिस्से का नाम है मां की पीठ, कि मां जो है वो दीवार की तरफ चेहरा करके अपने घर वाले, जो उनकी बहू है, उनका बेटा है, या दीगर नौकर चाकर हैं घर वाले, उनसे पीठ मोड़कर दीवार की तरफ चेहरा किए लेटी रहती है। और वो सिर्फ उस वक्त हिलती है जब उसकी बेटी घर आती है, या उसके पोते उसको तंग करते हैं, या उससे शरारतें करते हैं। तो यहां यह सवाल आता है कि मां लेटी क्यों रहती है। कहानी के पहले 150 सफात जो हैं वो कहानी मां के गिर्द है, लेकिन मां का कोई एक्टिव किरदार है ही नहीं, वो बस लेटी हुई है और नरेटर है, कहानी को बयान कर रहा है, वो बाकी सारे किरदारों और उसके साथ साथ मां का भी तारुफ करवा रहा है। मां लेटी इसलिए है कि उसका शोहर वफात पा चुका है, बेटा उसका अफसर है जो दिन रात जो है वो लोगों के काम कर रहा है या अपने काम में मगन है, और बहू उसकी वही जो रवायती हिंदी बहुएं होती हैं, या हिंदी या पूरे आप सब कॉन्टिनेंट की बहू के मुताल्लिक एक सोच है। तो वो या तो नौकरों को डांट रही है, या घर के काम करवा रही है, या योगा क्लास लेने गई हुई है। और मां अकेली है क्योंकि उसके पोते जिनके साथ वो खेलती है वो अपनी पढ़ाई में मगन है, या वो बाहर का सफर कर रहे होते हैं, और उसकी बेटी जो है वो घर होती नहीं, वो एक अलग घर में रहती है। तो जब वो आती है वो उसकी खिदमत करती है। इसके अलावा उसके पास किसी को कुछ कहने या बोलने की कोई बात होती ही नहीं। लेकिन यकदम होता यह प्लॉट में आता है ट्विस्ट, और दूसरा हिस्सा जो सूरज की रोशनी के नाम से है, उसमें मां पहुंच जाती है बेटी के घर। बेटी के घर पहुंचकर मां की ना सिर्फ जिंदगी चेंज हो जाती है, बल्कि वो नावल जिसमें मां एक बिल्कुल साइलेंट और जामत किरदार के तौर पर होती है, एक मुतहर्रक, रंगीन और बहुत ज्यादा बोलने वाली, बहुत ज्यादा हरकत करने वाला किरदार बन जाती है। मां किस तरह बेटी के घर पहुंची ये आपके लिए छोड़ देता हूं कि आपको पढ़ने पर पता चले। लेकिन बेटी के घर आकर मां जो है वो बेटी बन जाती है, और बेटी मां का रूप धार लेती है। ये एक बहुत ही ना सिर्फ प्लॉट में शानदार ट्विस्ट है, बल्कि कहानी को आपके साथ जोड़ देता है। आप खुद को उससे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं कि मां बूढ़ी हो गई है और बेटी उसकी खिदमत कर रही है। वो बेटी है जो आजाद ख्याल है, जो अपनी जिंदगी खुद जी रही है, जो फ्रीलांसर है, और इवन वो इतना अच्छा काम कर रही है कि उसको सदर की तरफ से भी इनाम मिलता है। लेकिन वो अकेली रहती है, पार्टी करती है, जीतती है, अपने बॉयफ्रेंड के साथ अच्छा वक्त गुजारती है, और सिर्फ लिखती रहती है। उसकी जिंदगी बिल्कुल पुरसकून थी, और फिर यकदम उसकी मां जो है वो घर आ जाती है। इसके बाद उसकी जिंदगी का सारा महवर जो है वो मां बन जाती है। जिस तरह एक मां अपने बच्चे को पालती है, उसी तरह बेटी अपनी मां को पालती है। और वहां आकर वो मां जो बेटे के घर पीठ करके लेटी रहती है, वो यहां एक मुतहर्रिक किरदार हो जाती है। वो खाती है, पीती है, घूमती है,
गार्डनिंग करती है, जहां जहां धूप जाती है वहां वहां वो बैठती है। इसी वजह से इस हिस्से का नाम भी जो है वो सूरज की रोशनी रखा गया है। दूसरा हिस्सा सूरज की रोशनी तकरीबन 200 सफ़हात पर मुश्तमिल है और ये मेरे नजदीक किताब का सबसे खूबसूरत तरीन हिस्सा है। और इस हिस्से में बहुत से रंग हैं, बहुत से किरदार आते हैं और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो इस किताब को और इस किताब की कहानी को आपके लिए दिलचस्प बनाए रखती हैं। इसमें आप ना सिर्फ बेटी का मां के साथ प्यार देखते हैं बल्कि बेटी की वो कुर्बानी भी देखते हैं जो वो अपनी जिंदगी को बिल्कुल बदल कर दे रही है। उसकी मां जो है वो बचगाना किरदार अदा कर रही है और ऐसी ड्राइविंग एंड पे है जहां बेटी पीछे सुकून से लेटी देखकर खुश हो रही है कि उसकी मां अब जिंदगी जी रही है। अब वो चलती है, फिरती है, नहाती है, अपने गाने गाती है, अपने जिस्म को टोलती है और देखती है, फैशन करती है और धूप के साथ साथ चलती रहती है। इवन वो घर से बाहर भी निकलती है। और रोजी बुआ एक हिजड़ा किरदार, एक ऐसा किरदार जो औरत भी है और मर्द भी है, वो बहुत खुलकर सामने आता है, बल्कि उसका मां के साथ एक बहुत खूबसूरत ताल्लुक बन जाता है। और ये ताल्लुक जो है वो पूरे हिस्से को डोमिनेट कर रहा होता है। आप देखते हैं कि बेटी जो है वो पीछे चली जाती है और रोजी बुआ और मां जो है वो आपस में गिटमिट कर रहे हैं, हर मौजू पे वो डिस्कशन कर रहे हैं। और बाद में अगले हिस्से में जाकर पता चलता है बेटी को कि कौन कौन सी ऐसी बातें थी जो वो इतनी देर दिन रात की रहती थी दोनों। तो बेटी अपनी वो मुतहर्रक जिंदगी को त्याग देती है, अपना लिखना पढ़ना डिस्टर्ब होता है, उसका जो बॉयफ्रेंड है वो उसको छोड़ जाता है, उसकी पार्टीज खत्म हो जाती हैं और उसकी जिंदगी में माँ है और माँ से मुतल्लक लोग आ जाते हैं और उसके घर में जो चेंजेस होती हैं, खाना पकाना सब कुछ जो है वो माँ करती है और माँ के जो है वो डायरेक्शन में होता है। ये दूसरा हिस्सा है। और तीसरा हिस्सा कहानी का जो है वो आगे से पीछे के नाम से है। कहानी के उस हिस्से में माँ हिंदुस्तान से उठकर पाकिस्तान में चली जाती है और आगे से पीछे वाला जो सीन चलता है वो ये है कि माँ जो है, माँ के साथ ही कहानी पार्टीशन के दौर में चली जाती है और यहां कहानी जो है वो फलसफियाना रंग ले लेती है, तारीखी रंग ले लेती है और एक खास मखसूस नजरिए का रंग ले लेती है, जिसमें अमन की आशा आपने जियो पे बहुत सुना होगा। और उसमें वो सारी बातें, वो तकरीबन 120 सफ़हात हैं, वो ऐसे फलसफियाना और तारीखी हैं कि अगर तो आप तारीख को जानते हैं और अगर आप हिंदुस्तान पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले हैं और आप किसी खास नजरिए से नहीं ताल्लुक रखते तो वो आपको बहुत बोर करते हैं। अगर क्या मुसन्फा ने अपनी खूबसूरत नसर और उसमें शामिल तारीखी मालूमात और उन अदीबों की कहानियों को जिन्होंने पार्टीशन पे बहुत लिखा, खासतौर पे इंतजार हुसैन का बार बार जिक्र करके दिलचस्प तो बनाए रखती हैं, लेकिन ये 120 सफ़हात जो हैं वो एक तरह का कट लगा देते हैं उस सिलसिले में जिसमें कहानी बह रही होती है, बल्कि कहानी का जो फ्लो होता है उसको बहुत डिस्टर्ब करते हैं ये सफ़हात। और यकदमकारी ये समझता है कि मैं कहां आ गया हूं, लेकिन यही प्लाट का बहुत बड़ा ट्विस्ट भी है। ये आखिरी हिस्सा बिल्कुल कोई बदल कर रख देता है और इवन आप आखिरी 20 सफ़हात या 30 जब पढ़ रहे होते हैं तो फिर आप पीछे चलते हैं और दोबारा कहानी को सोचते हैं और देखते हैं कि ये जो हिस्सा था वो भी निहायत अहम है और कहानी जो पीछे एक खास रो से चल रही है, एक खास फ्लो से बह रही है, वो अब आपको समझ आना शुरू हो जाता है। वैसे भी 506 सफ़हात के जो ज़ख़ीम नावल होता है उसमें बहुत कुछ ऐसा होता है जो आपको पसंद हो और अगर आप कुछ मखसूस नजरिया रखते हैं तो फिर आपको ये किताब तो बहुत ज्यादा पसंद आएगी। ये थी इसकी कहानी, लेकिन इस कहानी को खूबसूरत और जानदार जो बना रहे हैं वो हैं इस कहानी के किरदार। अच्छा, इस कहानी के किरदारों की दो बातें हैं, एक जो उन्हें बहुत ज्यादा दिलचस्प बनाती है और वही
इन किरदारों को जो है वो बोरिंग भी बना देती है और टिपिकल बना देती है। वो ये है कि हर किरदार जो है वो किसी ना किसी खास नजरिए, सोच या समाजी जो एक रहन सहन है उसको पोर्ट्रे कर रहा है, दिखा रहा है। जैसे कि माँ है वो कदीम रस्म रिवाज या एक कदामत की निशानी है, उसके मुकाबले में बेटी जो है वो लिबरल है, वो अपनी जिंदगी जी रही है, वो अकेली रहती है, वो अपनी मर्जी का बॉयफ्रेंड रहती है और वो हर चीज जो मना है वो सब कर रही है। और इसके मुकाबले में तीसरा जो है वो बेटा है बड़ा, और बड़े जो हैं वो एक अफीसर है, उनका सारा किरदार ही अफीसराना है। वो तहमकाना लहजे में बात करते हैं, ऑर्डर देना चाहते हैं। और जिस तरह हिंदुस्तानी मुआशरे में आप चाहे वो इंडियन हो या पाकिस्तान हो, बड़े भाई का किरदार देखते हैं, बिल्कुल वही उनका किरदार है। इसके साथ साथ बहू है और बहू का किरदार भी बहुत टिपिकल है। लेकिन इसमें जो दरवाजे का किरदार डाला गया है कि दरवाजा क्या महसूस करता है जब किरदार आते या जाते हैं, या कव्वू की कॉन्फ्रेंस जो है, कव्वू का किरदार बहुत खूबसूरत। इस कहानी में आने वाला हर किरदार जो है वो कहानी को मजीद दिलचस्प बनाता है और कहानी उस किरदार, उसकी सोच और फहम के साथ आगे बढ़ रही होती है और रावी उसको बयान कर रहा होता है। रावी की यह खूबी है कि ना वो पता चलता है वो मर्द है या औरत, और ना ही वो कुछ ज्यादा देर जो है वो कहानी में सामने आता है या कोई अमली किरदार अदा कर रहा होता है। इसके बावजूद जो किरदार होते हैं वो दिलचस्प क्यों है? दिलचस्प इसलिए है कि उनके अंदर रंगीनी है, वो नई सोच, नई फहम को पोर्ट्रे कर रहे होते हैं और उनकी वजह से जो है वो कहानी आगे बढ़ रही होती है, कहानी में दिलचस्पी बरकरार रहती है। लेकिन दूसरी तरफ एक मखसूस सोच के तहत अमल किए गए जुमले, या आप अगर देखेंगे तो बाज़-औक़ात बहुत सारी ऐसी चीजें आपके सामने आएंगी जो आप बहुत किसी खास टिपिकल नजरिए या सोच की पैरवी कर रही होगी, स्पेशली लिबरलिज्म, फेमिनिज्म और दीगर ऐसी चीजों की, जो बतौर कारी आपको शाकी बनाती है और कहती हैं कि यार ये मुसन्नफ जो है वो किसी खास चीज को दिखाना चाह रहा है। और यही बात फलसफे वाले चैप्टर में है कि अगर आप पाकिस्तानी हैं तो आपको मुसन्फा पे कई इतराज हो सकते हैं, और अगर आप हिंदुस्तानी हैं तो भी ऐसा ही है। लेकिन अगर आप लिबरल हैं और अमन की आशा पे यकीन करते हैं तो आप कहेंगे कि ये बहुत जबरदस्त चीज है। तो ये वो चीजें हैं जो किरदारों को दिलचस्प और बाज़-औक़ात बोरिंग और शाकी जो है वो कारी को बना देते हैं किरदारों से। लेकिन इसके बावजूद इस किताब की जो सबसे बड़ी खूबी है वो मैं अब आपको बताता हूं। आप किरदार से बोर हो जाएंगे, आप कहानी से उकता जाएंगे, कहानी का फ्लो डिस्टर्ब करेगा, कहानी आपको टिपिकल लगेगी। लेकिन एक ऐसी चीज है इस किताब में जो आपको पूरी कहानी पढ़ाएगी, और उस वक्त जब किरदार आपको मुतासर कर रहे हों, बोर कर रहे हों, या आपको लग रहा है कि मुसन्निफा कुछ खास अपना नजरिया आपको पढ़ा रही है, थोप रही है, उस वक्त ये चीज सामने आती है और पूरे 506 सफ़हात आपको पढ़ा देती है। वो है इस किताब की जबान और इसका अंदाज़े बयान, असलूब। ये एक ऐसी चीज है जो आपको पूरे की पूरी किताब, पूरी कहानी में नजर आए, और जब आप बोर हो रहे होंगे तब भी जो है वो ये अल्फाज, ये कहानी, ये चीजें जो हैं जबान के अंदर कहानी में जो प्रोई गई हैं समोकर, वो आपको दिलचस्पी आपकी बरकरार रखेंगे। उस वक्त भी जब 120 सफ़हात पे आप देख रहे हैं कि मुसन्निफा जो है वो किसी खास नजरिए, खास सोच को पिन पॉइंट कर रही हैं, तब भी आप इसकी जो नसर है और इस नसर में जो उनका असलूब है, या वो लोग, वो कहानियां जो पहले लिखी जा चुकी हैं, या वो लिखारी जिनको याद किया जा रहा है, और इंतजार हुसैन के उन नावल का फलसफा के आगे समंदर है जिस शानदार और बेहतरीन अंदाज में बयान किया गया है, वो आपको इंतहाई पसंद आएगा। और इसकी नसर जो है वो शायराना नसर है। आपको यूं लगता ही नहीं है कि आप एक नसरी तहरीर पढ़ रहे हैं, बल्कि आपको यूं महसूस होता है कि आप एक नसरी नज़म पढ़ रहे हैं। उसमें ऐसे लिरिक्स हैं, ऐसी शायराना खूबियां हैं
कि मैं ये मानता हूं कि ये पूरी किताब आप पढ़ सकते हैं सिर्फ और सिर्फ इसकी जबान और असलूब की वजह से, कि इस कदर खूबसूरत जबान और असलूब है। और यही वजह है कि एक बहुत बड़ी वजह इसकी जो है वो अनवर सिंह राय साहब ने इसका तर्जमा किया है। अनवर सिंह राय साहब जो है वो इसकी जबान और असलूब को तारीखी करार देते हैं और इसको उर्दू के लिए मशाले राह समझते हैं। अगर क्या मैं इससे थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा कि उर्दू में इससे पहले भी ऐसी जबान या असलूब में कहानियां लिखी गई हैं, और अनवर सज्जाद साहब का खुशियों का बाग तो इस अंदाजे बयां और असलूब और इस जबान के इस्तेमाल, इस अंदाज में जो इस्तेमाल किया गया है उसके लिए बहुत मशहूर है। इवन आप अगर मिर्जा असर बेग साहब की किताब पढ़ेंगे तो वहां भी जो है वो जुमलू के साथ या जबान के साथ जो खेल है, ये जुबान का जो खलाकी से इस्तेमाल है वो भी आपको बहुत खूबी से नजर आ जाएगा। लेकिन वाकई मैं ये समझता हूं कि इसके बावजूद ये किताब जो है ये अपने अंदर एक बहुत खूबसूरत कहानी के साथ साथ एक बहुत खूबसूरत जो है वो अंदाजे बयां और जबान समझे हुए, जो मेरे नजदीक इस किताब की सबसे बड़ी खूबी है। गीतांजलि श्री का जितना भी अदब है वो ज्यादातर मौजुआती है। अगर आप देखें कि हमारा शहर उस वर्ष में वो बाबरी मस्जिद पर लिखा गया है, खाली जगह पुर करें वो तशद्दुद, नुकसान, तकलीफ, उसके बाद जो है वो शनाख्त और दीगर ऐसे मसाइल को पोर्ट्रे कर रहे हैं। इसके अलावा ये नावल जो है वो आप देखें इसमें बहुत सारी चीजें हैं। इसमें LGBTQ हिजड़ा है बतौर करदार अपनी उन चीजों को पेश कर रहा है। इसके बाद इसमें लिबरलिज्म है, कंज्यूमरिज्म नजर आती है आपको, ग्लोबलाइजेशन नजर आती है। इसके अलावा जो है वो आपको पार्टीशन पर चीजें मिल जाती हैं। इसके अलावा शनाख्त का बहरान आपको बहुत गहरा मिलता है जो माँ के जरिए उन्होंने पोर्ट्रे किया है। और इवन ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो बतौर कारी आपको आपकी दिलचस्पी बनाए रखेंगी, लेकिन इसके अलावा उनकी नसर जो है वो इस दिलचस्पी को दोबाला भी कर सकती हैं। और अगर आप इन ऐसे मौजुआत जो मैं पहले बयान कर चुका हूं उनमें आपको दिलचस्पी है तो यकीनन ये किताब आपको जो है वो बहुत पसंद आएगी। मैं इस किताब को पढ़ते हुए मुख्तलिफ कैफियत मेरे ऊपर तारी रही। आगाज में तो मैं मुतारफ हो रहा था किरदारों में तो थोड़ी बहुत दिलचस्पी मेरी बरकरार थी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो मैं जब खास तौर पे दूसरा हिस्सा खत्म किया तो मैं सोच रहा था कि यार अब कहानी कहां जाएगी। लेकिन तीसरे बाब के 120 जो सफहात थे वो हो सकता है बहुत सारे कारीन को बहुत दिलचस्प लगे, लेकिन जाती तौर पे मैं बहुत बोर हो रहा था और मैं सोच रहा था कहां फंस गया हूं और मैं तेजी से इससे गुजर जाऊं। लेकिन उसमें जिस तरह से उन्होंने चीजों को एम्बेड किया था और कहानी आगे बढ़ रही थी वो कुछ ना कुछ अपनी दिलचस्पी या चौंका देने वाली चीजें उसमें जरूर शामिल थी। और इसके बाद जब मैं कहानी के एंड पर जा और आखिरी जब सफात पढ़ रहा था तो बिल्कुल इस कहानी के बारे में वो बोरियत वाले जो अनासर था या चीजें थी वो मेरी खत्म हो। इसके अलावा इस कहानी में महाभारत या आप जिस तरह समझते हैं कि मजहब का जो इस्तेमाल, तारीखी दास्तान या मजहबी दास्तान या महाभारत का जो रोजाना की जिंदगी में इस्तेमाल है उसको बहुत खूबसूरती से इसमें शामिल किया गया और छोटी छोटी चीजों, छोटे छोटे वाकयात को बताया गया है या मजाक पैदा किया गया। इवन मजाक बहुत खूबसूरत है, बहुत क्लासिक और बहुत गहरे जुमले जो हैं वो इसमें आपको मिलते हैं और आप अंडरलाइन किए जाएंगे। बहुत सारी ऐसी चीजें इस किताब में। तो मेरी तरफ से मैं ये कहूंगा कि आप इसको लाजमी पढ़ें, अगर क्या थोड़ी सी महंगी है लेकिन एक ऐसी किताब है जिसको जरूर पढ़ा जाए और जिसको पढ़ने के बाद आप भी अपनी राय लाजमी दीजिएगा और मुझे बताइएगा आपको ये किताब कैसी लगी, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस किताब पर बात हो, चाहे आपको पसंद आए या ना आए, लेकिन इस किताब पे बात होनी चाहिए कि आपको बतौर कारी ये कैसी लगी। जिस तरह मैंने अपनी पसंद नापसंद या अपनी सोच का इजहार किया कि ये किताब मुझे कैसी लगी। अगली वीडियो के साथ मिलते हैं एक नई किताब के साथ, एक नए मौजू के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।